नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज आपके सम्मुख 9 ऐसे योगों को लेकर जो एक आम कुंडली को भी, अब जिस कुंडली में हो कुंडली आम नहीं रह जाती, अति विशिष्ट बना देते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के परिवेश में अगर आप देखें तो इन योगों की चर्चा मुख्यतः ना के बराबर है। लेकिन वहीं अगर आप किसी नए ज्योतिषी के पास जाएं, मैं खुद अपनी भी बात कर लूं, तो इन योगों की चर्चा आपके सम्मुख नहीं ही करता हूं। इसीलिए तो आज इसे कार्यक्रम में लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। लेकिन वहीं यदि आप पूर्व के जितने भी ज्योतिषियों के पास, बुजुर्ग ज्योतिषियों के पास जाइए, तो वो इन्हीं योगों की मुख्य चर्चा करते हैं। अब आज के परिवेश में जहां बहुत बदलाव हुआ है, वहां ज्योतिष में उन योगों की विशेष चर्चा होती है जिनमें लोगों को दिलचस्पी हो। वो योग है नीच भंग राजयोग, विपरीत राजयोग। वहां इन योगों की चर्चा ना के बराबर है। इन्हीं योगों को सुन करके लोग पूछते हैं, मेरी कुंडली में कितने नीच भंग राजयोग हैं, मेरी कुंडली में कितने विपरीत राजयोग हैं, इत्यादि। आइए मैं उन 9 योगों से आपको अवगत कराता हूं जिनका जन्म कुंडली में होना जातक को विशिष्ट बना देता है। पहला योग है कलश योग। प्रिय दर्शकों, कलश, जब हम कलश शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आभास होता है परिपूर्णता का। निसंदेह यह योग इस बात की सूचना देता है कि जिस कुंडली में हो वो जातक आजीवन परिपूर्ण रहने वाला है, सुखी रहने वाला है। अब ये योग बनता कैसे है? ये योग बनता है कुंडली में 4 जो शुभ ग्रह हैं उनसे। आप जानते हैं 4 शुभ ग्रह कौन है? चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। अब यहाँ पर एक बात और है कि बुध और चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो परिस्थिति वशात शुभ ग्रह भी बनते हैं और पाप ग्रह भी बनते हैं। इसमें चंद्रमा के बारे में आप जानते हैं, ये कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष के पाप ग्रह बन जाते हैं, तो शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह बन करके रहते हैं, और बुध जब पाप ग्रह के साथ संबंध में आते हैं तो पाप ग्रह बन जाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ये जो 4 शुभ ग्रह हैं कुंडली के नवम और एकादश इन्हीं 2 भावों में हों, नवम और एकादश इन्हीं 2 भावों में 4 शुभ ग्रह हों, तो बनता है कलश योग। अब इस सूत्र में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि 2-2 ग्रह या 1-1 ग्रह ऐसे होने चाहिए, 2 या 3 ग्रह यहां भी हो सकते हैं, 1 ग्रह, मतलब इन 2 भावों में ही वो शुभ ग्रह हों। अब इसको समझिए, एक साधारण उदाहरण से आपको अगर समझाऊं तो शुक्र और बुध लगभग अगल बगल रहते हैं, लेकिन सूर्य भी रहते हैं। तो इस योग में ध्यान रखना है कि सूर्य साथ में न हो। अगर जन्म कुंडली के नवम में शुक्र और बुध आपको दिखाई पड़े और गुरु चंद्रमा, जहां चंद्रमा कृष्ण पक्ष के न हो, अब एक बड़ी समस्या यह है कि जब यहां पर शुक्र बुध होंगे तो सूर्य भी लगभग आसपास ही होंगे। अब अगर सूर्य, कई बार क्या होता है कि 1-2 घर आगे भी ये ग्रह चले जाते हैं, 1-2 घर आगे चले जाते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि सूर्य अभी पीछे हैं, आगे वाले आने वाले भाव में हैं, शुक्र बुध यहां बैठे हैं, तब उस अवस्था में ये जो चंद्रमा हैं ये शुक्ल पक्ष के होंगे और यहां पर होकर के बली होंगे। तो ऐसी स्थिति हो यदि जन्म कुंडली में, अथवा यह भी हो सकता है कि शुक्र बुध और गुरु ये 3 ग्रह कुंडली के नवम में हो, चंद्रमा कुंडली के, लेकिन चंद्रमा अगर शुक्र बुध के करीब चंद्रमा होंगे तो सीधी सी बात है सूर्य भी करीब होंगे, तब तो वो अमावस्या के करीब के चंद्रमा होंगे, और ऐसे चंद्रमा तो शुभ ग्रह होने से रहे। तो इस सूत्र में बस इतना ध्यान रखिएगा कि शुभ ग्रह चारों के चारों कुंडली के नवम और एकादश में हो, तभी यह योग बनता है कलश योग। इस योग को रखने वाला जातक आजीवन धन धान्य से परिपूर्ण होता है। प्रिय दर्शकों, दूसरा योग है कमल योग। यह योग कैसे बनता है? अब जरा गौर करिए कि आज के इस परिवेश में, ज्योतिष में जितनी चर्चा शनि राहु केतु की है, विशेष करके राहु केतु की, उतना पूर्व के समय में राहु और केतु को मुख्यतः दुर्योगों के लिए ही देखा जाता था। ऐसा नहीं कि उनकी चर्चा नहीं थी, लेकिन आज के परिवेश में उनकी विशेष चर्चा, जबकि आप पूर्व के जितने भी योग देखेंगे उसमें राहु और केतु को छोड़ करके ज्यादातर योग देखे जाते थे। अब यही योग है कमल योग। इसमें ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि राहु केतु को छोड़ करके बाकी के सभी ग्रह केंद्र के 4 भावों में हों। अब जरूरी नहीं कि किसी भाव में 2 ग्रह हों, 1 भी ग्रह हो, लेकिन 4 ही भावों में सभी ग्रह होने चाहिए।
ये कमल की पंखुड़ी बन जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो चारों ही केंद्र के घरों में केंद्र को विष्णु की संज्ञा दी गई है। केंद्र में आप जानते हैं पापक ग्रह भी शुभ प्रभाव देने वाले बन जाते हैं, तो ये भी योग बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। और इस योग में जन्मा जातक हर तरह से खिला हुआ, कमल कहने का अर्थ ही है कि सम्मानित पुष्पों में सिरमौर, तो वो सिरमौर बनकर के जीता है। प्रिय दर्शकों, तीसरा योग है सिंहासन योग। ये योग कैसे बनता है? तो जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जब जन्म कुंडली के सभी ग्रह कहाँ कहाँ हो, तो कुंडली के दूसरे, तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें भाव में। आमतौर पर कई बार इस योग की चर्चा लोग ऐसे करते हैं कि दूसरे, छठवें, 8वें और 12वें में ग्रह हों तब सिंहासन, ऐसा प्रतीत होता है जैसे 4 पाए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि असल सूत्र यह है कि तीसरे में भी ग्रह हो, बिना पुरुषार्थ कभी किसी को सिंहासन नहीं मिलता है। तो तीसरा भाव भी ग्रह से युक्त हो, तो ये इन सभी भावों में यदि ग्रह हों तो ये बन जाएगा सिंहासन योग। यहां एक बात और मैं सिद्ध कर देना चाहता हूं, इसमें राहु और केतु की गणना आप लेकर के देख सकते हैं। मान लिया जाए जन्म कुंडली के दूसरे, छठवें, 8वें और 12वें में बाकी के सब ग्रह हैं और राहु केतु तीसरे और 9वें में बैठे, यानी राहु यहां और केतु यहां, तो राहु तीसरे में कारक होते हैं। फलतः ये बड़ा ही श्रेष्ठ सिंहासन योग बनेगा। सिंहासन योग नाम से ही प्रतीत होता है ऐसे जातक के पास जीवन काल में हर तरह की सुख सुविधा, धन धान्य की स्थिति रहेगी। प्रिय दर्शकों, एक और योग है एकावली योग। ये योग भी बड़ा प्रसिद्ध योग है पूर्व के ज्योतिषियों में। ये योग बनता कैसे है? तो लग्न से अथवा कुंडली के किसी भी भाव से प्रारंभ करके प्रत्येक भाव में एक एक ग्रह हो। ये ध्यान रखिएगा, युति किसी ग्रह की ना हो, या तो लग्न से शुरू करके हो, दूसरे से, तीसरे से, लेकिन जहां से शुरू हो, जैसे मान लिया जाए चौथे में ग्रह हैं तो एक एक करके सभी भावों में ग्रह हो, एक एक करके सभी भावों में ग्रह हो, तो ये एकावली योग है। ये योग भी बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इस योग के बारे में आप समझ सकते हैं, हर घर में अगर सब एक एक ग्रह होंगे तो उनकी दृष्टि भी हर कहीं ना कहीं भाव पर, तो इस अवस्था में ज्यादातर कुंडली के कोई भाव न तो सुप्त रहेंगे, और लगभग अगर हम 7 ग्रह की भी चर्चा करते हैं तो 7 ग्रह भावों से पूर्ण होगा। 7 ग्रह भाव ग्रहों से, माफ करिएगा, 7 भाव ग्रहों से पूर्ण होगा। तो जाहिर सी बात है जातक के जीवन काल में उसके पुरुषार्थ, उसके परिश्रम से, उसके भाग्य से उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चतुस्सार योग, चतुस्सार योग, ये योग कैसे बनता है? इस योग को जरा ध्यान से सुनिए। प्रिय दर्शकों, ये योग बनता है मेष, कर्क, तुला, मकर में सभी ग्रहों के होने से। अब यहां मैंने मेष लग्न का चार्ट आपको बनाया है। यहां पर आप देख रहे होंगे चारों भावों में ग्रह हैं, तो सामान्यतया ये कमल और चतुस्सार राजयोग आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने सभी ग्रह को नहीं लिखा, लेकिन अगर सभी ग्रह को लिखता तो ये चतुस्सार। लेकिन असल में इस सूत्र को ऐसे भी आप देखिए, अगर मेष जरूरी नहीं है, मेष यहां भी हो तो भी कोई फर्क नहीं है। फिर कर्क, मेष यहां है तो कर्क जहां भी आ रहा है वहां, यानी इन 4 राशियों में मेष, कर्क, तुला, मकर, इन 4, क्योंकि जहां भी ये स्थिति बनेगी वहां चारों भावों में ग्रह दिखाई पड़ेंगे, तो ये बनता है चतुस्सार राज। केंद्र में होता है तो अच्छी बात, केंद्र में नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चतुस्सार राजयोग ही बनेगा। चाप योग, प्रिय दर्शकों, ये जो चाप योग है ये बड़ा ही श्रेष्ठ योग है। कैसे बनता है? तो जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि शुक्र तुला में हो, मंगल मेष में और गुरु कर्क में। शुक्र तुला में, मंगल मेष में और गुरु कर्क में, तो ये चाप योग बनता है। बड़ा ही श्रेष्ठ योग है और इसमें ज्यादा विचारणीय है नहीं, क्योंकि इसमें 3-3 महापुरुष योग बन जाएंगे। तो ये वाला योग एक तरह से नाम अलग है, महापुरुष योग, यहाँ 3-3 बन रहे हैं। तो ये योग तो आमतौर पर देखी जा रहे हैं। एक योग है महासागर योग, बहुत ही श्रेष्ठ योग है। कैसे बनता है? ये योग बनता है लग्न में बुध हो, चतुर्थ में गुरु हो, सप्तम में शुक्र और दशम में चंद्रमा। प्रिय दर्शकों, ये योग बनता है इस तरह से। अब आगे सुनिए, सप्तम में शुक्र, दशम में चंद्रमा, तीसरे में राहु और छठवें में मंगल, एकादश में शनि। आइए मैं इसको फिर से सुनाता हूं आपको। लग्न में बुध, चतुर्थ में गुरु, तीसरे में राहु, चतुर्थ में गुरु, सप्तम में शुक्र, दशम में चंद्रमा और एकादश में शनि। महासागर योग। ये योग सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं कि ऐसी स्थिति किसी कुंडली में होगी तो ऐसा जातक, तीसरे में जिनके राहु बैठे हैं, षष्ठ का मंगल निसंदेह कर्ज दे नहीं सकता, ले सकता है। ये दोनों के दोनों कारक हो जाएंगे। ये लगभग सभी ग्रह कारक की स्थिति के हैं और ये योग महासागर योग है। जिस कुंडली में दिखाई पड़ जाए ऐसा जातक अपने जीवन काल में हर सुखों को भोगने वाला। 8वां सूत्र है प्रिय दर्शकों, चक्र योग।
यह योग कैसे बनता है? तो जन्म कुंडली में एक राशि के अंतर से 6 राशियों में समस्त ग्रह हों। एक राशि के 12 भाव हैं आपके पास, और एक राशि के अंतर से, यानी कि अगर यहां पर ग्रह बैठे हैं तो इसको छोड़ के यहां पर हो, फिर यहां इसको छोड़ के फिर यहां पर हो, फिर इसको छोड़ के यहां पर हो। ये चक्र योग भी बड़ा प्रमुखता से देखा जाता रहा है पूर्व के ज्योतिषियों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, एक एक भाव छोड़ के सभी भावों में, 6 भावों में सभी ग्रह हों, इसको चक्र योग कहा गया है। और एक आखिरी योग है राजहंस योग। प्रिय दर्शकों, ये योग भी बहुत विचारणीय है, और ये योग बनता है जन्म कुंडली में यदि सभी ग्रह विषम राशि में स्थित हो जाएं, विषम राशि में सभी ग्रह, तो ये राजहंस योग है। अब इस योग को जरा समझने की आवश्यकता है। सम विषम राशियां जितनी भी हैं कुंडली में, आप जानते हैं जो भाज्य नहीं है, जो भाज्य है वो सम, जो भाज्य नहीं है वो विषम। विषम राशियों में ही यदि सारे ग्रह आपको आपकी जन्म कुंडली में दिखाई पड़ रहे हैं तो ये राजहंस योग है। प्रिय दर्शकों, मैंने 9 ऐसे योगों की चर्चा की। अब एक बात आपको बताना चाहता हूं। संभवतः कई सारे दर्शकों को लगेगा कि ये योग क्या है, क्यों है, क्योंकि आप रोज रोज तो योग बताते ही हैं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये योग असल में आज के इस परिवेश में, आप मेरे ही मुंह से कुंडली में अगर कहीं दिखाई भी पड़ जाए तो आप कहते नहीं सुनेंगे, क्योंकि आज के इस परिवेश में, आज के समय के अनुकूल और अनुसार हम उन्हीं योगों को की विशेष चर्चा करते हैं जो लोगों की मांग में हो। भाई ये योग हमारी कुंडली में है कि नहीं, जैसा मैंने नाम गिनाया ऐसे योगों की, जबकि ये योग भी केवल ग्रहों के होने भर मात्र से बन रहे हैं। अब विषम राशि में ग्रह हैं, कोई जरूरी नहीं कि किस लग्न की हम चर्चा करें, बस विषम में हो तो ये राजहंस योग है। तो ये योग है क्या? आमतौर पर हम इसको देखते हैं? नहीं देखते हैं। तो आशा करता हूं ये जो 9 योग मैंने बताए हैं, आप इन 9 योगों को अपनी कुंडली मिला करके देखिए। संभव है बहुत सी कुंडलियों में 1 या 2 योग मिल भी जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये योग अति विशिष्ट बना देते हैं आपकी कुंडली को। आज के इस परिवेश में इनकी चर्चा नहीं होती, जबकि यही योग कुंडली को अति विशिष्ट बना देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।